हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल चौधरी वेदांत आईएएस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से एनसीईआरटी की जो सीरीज शुरू की है, मैं आपको भूगोल पढ़ा रहा हूं। 6th क्लास की एनसीईआरटी है हमारा आवास, आवर हैबिटेट। उसका दूसरा चैप्टर है अक्षांश और देशांतर। एनसीईआरटी का अपना एक महत्व है जिसको किसी भी प्रकार से कम नहीं आंका जा सकता। चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आप एकेडमिक में यानी 6th क्लास में हो या किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, इसके महत्व को आप कम नहीं आंक सकते। इसलिए बड़े ध्यान पूर्वक इस सीरीज को जो हमने शुरू की है सुनिएगा, पढ़िएगा, समझिएगा और हो सके तो अगर आप पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिएगा ताकि आप अच्छे अपने स्वयं के नोट डेवलप कर सके। कल मैंने पहला चैप्टर आपके साथ डिस्कस किया था, आज मैं आपके साथ दूसरा चैप्टर डिस्कस करूंगा जिसके अंतर्गत हम अक्षांश, देशांतर, ग्लोब क्या है, किस प्रकार ग्लोब वास्तविक रूप में पृथ्वी को प्रदर्शित कर पाता है, उसके प्रतिरूप को दिखा पाता है या उसकी क्या सीमाएं हैं, अन्य चीजें, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या है, आपका विषुवत रेखा और आपके जो पोल है यानी ध्रुव हैं उनके बारे में, आपके टेम्परेचर जोन यानी ताप कटिबंध के बारे में, अन्य चीजों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो समय को बिल्कुल भी खराब ना करते हुए आइए शुरू करते हैं ग्लोब एवं अक्षांश। मैं आपको इंट्रोडक्शन के रूप में थोड़ा समझा देता हूं, उसके बाद हम लाइनें पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर अगर आपको कहीं पर भी जाना है, किसी प्लेस पर जाना है, स्थान पर जाना है, तो आपको एक एड्रेस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक वैसे जैसे आपके यहां अगर कोई कोरियर आना है या किसी रिश्तेदार को आना है तो उसको आप एड्रेस सेंड करते हैं, वो पूछ के या फिर जीपीएस के माध्यम से आपके घर पर पहुंच जाता है। लेकिन सोचिए अगर आपका कोई एड्रेस ना हो तो आपके घर तक व्यक्ति कैसे पहुंच पाएगा। यही कारण है कि शहर हो या गांव हो, हर जगह एड्रेस दिया जाता है ताकि सुलभता के साथ वहां पर कोई वस्तु या व्यक्ति पहुंच सके। पृथ्वी के साथ भी ऐसा ही है कि पृथ्वी पर यदि आपको किसी स्थान को दिखाना है, दर्शाना है, प्रदर्शित करना है तो आपको उसके एड्रेस होना चाहिए यानी उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। इसलिए इस पृथ्वी पर अगर मैं वर्टिकल लाइन खींच दूं, एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींचूं, तो इसी को हम बोलते हैं देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड। वहीं इस पर अगर मैं एक पड़ी लाइन, क्षैतिज लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूं तो इसी को बोलते हैं अक्षांश या अक्षांशीय रेखा यानी कि लैटिट्यूडनल लाइन। अब आप कहेंगे आपने इनको बांट क्यों दिया, तो देखिए उसकी रिलेवेंसी क्या है। अगर मैं इसको जीरो और इसको जीरो से इंडिकेट कर दूं तो आप देखेंगे कि जीरो से लेकर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ क्षैतिज लाइन यानी पड़ी लाइन डालते जाएंगे तो ये जाके एक पॉइंट में सिमट जाएगी जो 90 डिग्री होगा और इसी को हम बोलते हैं पोल। अभी मैंने ना इसको नॉर्थ नाम दिया है ना मैंने इसको साउथ नाम दिया है। आगे चलते हैं। इसी प्रकार अगर मैं नीचे की तरफ भी इन लाइनों को डाल दूं तो यहां भी एक हमें पॉइंट मिलता है जो इसका कोऑर्डिनेट 90 डिग्री होता है और ये भी होता है पोल। 0 डिग्री से ऊपर का जो क्षेत्र है, दिशा काफी मायने रखती है। तो देखिए दिशाएं कितनी होती है बच्चों, मुख्य रूप से 4। ईस्ट यानी पूर्व, नॉर्थ यानी उत्तर, साउथ यानी दक्षिण और वेस्ट यानी पश्चिम। लेकिन अगर मैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में एक 45 डिग्री की लाइन डालूं तो ये भी एक दिशा होती है। नॉर्थ और साउथ इसमें मुख्य दिशाएं होती हैं, उत्तर और दक्षिण मुख्य दिशाएं होती हैं। इसलिए मुख्य दिशाओं को पहले और दूसरी दिशा को बाद में लिखा जाता है। इसलिए ये दिशा हुई नॉर्थ ईस्ट यानी कि उत्तर पूर्व। ठीक वैसे यदि मैं यहां भी पर भी ऐसे करूं तो ये साउथ ईस्ट हो जाएगी यानी दक्षिण पूर्व। अगर मैं इधर ही ऐसे ही लाइन को आगे बढ़ाऊं तो ये हो जाएगी नॉर्थ वेस्ट यानी कि उत्तर पश्चिम
और इसी लाइन को मैं अगर इधर बढ़ाऊं तो ये हो जाएगी साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। इतनी दिशाओं का यदि हमें ज्ञान है तो हम आसानी से ज्योग्राफी को कवर कर सकते हैं। तो देखिए, अगर मैं 0 डिग्री से नीचे की तरफ जाऊंगा तो मैं किधर जाऊंगा? दक्षिण की ओर, यानी साउथ की ओर। वहीं यदि 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाऊंगा तो मैं जाऊंगा नॉर्थ की ओर, यानी उत्तर की ओर। अब देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए, कभी नहीं भूल लेंगे, इस तरीके से समझ आएगा। 0 डिग्री से ऊपर अगर मैं चलूंगा, मान लेते हैं अपनी तरफ से 20 डिग्री है, लेकिन 20 डिग्री साउथ है कि नॉर्थ है? 0 डिग्री से किधर जा रहे हैं? ऊपर की ओर, यानी कि नॉर्थ की तरफ। तो मैं इसको लिख दूंगा 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ। उसी प्रकार यदि मैं नीचे की तरफ जाऊंगा और ये 20 डिग्री है तो 20 डिग्री यानी कि साउथ। एक हमें आइडिया हुआ कि कोई यदि हमें बोलता है कि 20 डिग्री पर यह देश स्थित है, तो हमें उससे पूछना पड़ेगा कि आप 20 डिग्री नॉर्थ की बात कर रहे हैं या 20 डिग्री साउथ की बात कर रहे हैं, यानी दक्षिण की बात कर रहे हैं। 0 डिग्री से ऊपर के जो पूरा एरिया है, इसको हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वहीं जब 0 डिग्री से नीचे की तरफ चलेंगे तो उसको बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध, यानी सदर्न हेमिस्फीयर। अब हमें एक आइडिया लगा, उसने कहा 20 डिग्री नॉर्थ में, जिस जगह की मैं बात कर रहा हूं वो जगह 20 डिग्री नॉर्थ में है। अब 20 डिग्री नॉर्थ में, ये तो उसने बता दिया, लेकिन सोचिए पृथ्वी कितनी बड़ी है, उसके चारों तरफ 20 डिग्री नॉर्थ चारों एक वृत्त बनाता है, एक सर्किल बनाता है, जो इक्वेटर या 0 डिग्री सर्किल से भले ही छोटा होता है। लेकिन हमें यह पता करना पड़ेगा कि 20 डिग्री नॉर्थ में किधर, वेस्ट या कि ईस्ट। अब बात आई खड़ी लाइन की, वर्टिकल लाइन। अगर ये 0 डिग्री है, इसके पूर्व की ओर हम इसको ईस्ट लिखते हैं और पश्चिम की ओर हम इसको वेस्ट लिखते हैं। अब देखिए, इसी प्रकार अगर मैं इस पर लाइन ड्रॉ कर दूं जो वर्टिकल हो और उनको मैं मार्क दे दूं 0 डिग्री, भी 20 डिग्री, 30 डिग्री, और एक तरफ जाएगा 180 डिग्री तक और एक तरफ जाएगा 180 डिग्री तक। तो देखिए, अब उसने बोला 20 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री ईस्ट, या 20 डिग्री नॉर्थ एंड ईस्ट, दोनों का अलग अलग महत्व है। 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बोलेगा, यानी नॉर्थ भी कवर होगा और ईस्ट भी कवर होगा। तो देखिए, अगर 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट बोल रहा है तो 0 डिग्री से 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट कहां पर होगा? इधर होगा, यानी उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी गोलार्ध में, यानी नॉर्थ ईस्ट, यानी नदर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखिए, अब वो बोलता है 20 डिग्री नॉर्थ ईस्ट का मतलब है पहले आप 20 डिग्री नॉर्थ की तरफ चलिए और फिर 20 डिग्री ईस्ट की तरफ चलिए। जो पॉइंट 20 डिग्री नॉर्थ और ईस्ट वाली लाइन जहां पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगी या काटेगी, उसी को हम कोऑर्डिनेट बोलेंगे, और वही एड्रेस हमें सामने वाले ने दिया था, 20 डिग्री नॉर्थ और 20 डिग्री ईस्ट। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा जो मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ये बिल्कुल बेसिक चीजें थी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं फिगर की बात करूं तो इसमें जो ये आपको वर्टिकल लाइन दिखाई दे रही है, ये 0 डिग्री वर्टिकल, और ये जो आपको लेटी हुई लाइन दिखाई दे रही है, इसको अक्षांशीय रेखाएं कहते हैं, यानी लैटिट्यूड कहते हैं, और ये 0 डिग्री। क्या आपको पता है 0 डिग्री पर जो सर्किल बनेगा अर्थ के चारों तरफ, वो सर्किल वो वृत्त सबसे बड़ा होगा। जैसे जैसे 0 डिग्री से 90 डिग्री नॉर्थ या साउथ, उत्तर या दक्षिण की तरफ हम जाते जाएंगे और ये अक्षांशीय वृत्त मिलते जाएंगे, इनका आकार छोटा होता जाएगा। परंतु जो हमारे देशांतर हैं, यानी वर्टिकल लाइंस हैं, उनका आकार प्रत्येक जगह पर समान होगा, क्योंकि नॉर्थ से साउथ को मिलाने वाले जो देशांतर हैं, आप पृथ्वी को किधर से भी ले लें, जैसे अगर ये पृथ्वी है, कलाई तक समझें, ये पृथ्वी है, आप यहां से जाएं, यहां से जाएं, यहां से जाएं, तो सर्किल इक्वल उसका होगा। लेकिन सर्किल अगर आप गोल बना रहे हैं तो हो सकता है जब पृथ्वी ऊपर की तरफ जहां ध्रुवों पर चपटी है वहां की तरफ बढ़ेंगे तो सर्किल का आकार छोटा होता जाएगा। बस अगर आप ये समझ गए हैं तो चैप्टर शुरू करते हैं। जो आपको सामने दिखाई दे रहा है ये ग्लोब है, और ग्लोब की खास बात यह होती है, जिस प्रकार हमारी पृथ्वी अपने अक्ष पर, एक्सिस पर
23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ग्लोब में भी पृथ्वी को ठीक वैसा दर्शाया जाता है। जितने भाग में पृथ्वी पर पर्वत हैं, चट्टाने हैं, पठार हैं, नदियां हैं, मैदान हैं और महासागर हैं, उसी उस रेशियो में कन्वर्ट करके, क्योंकि ग्लोब का आकार छोटा भी होता है, आपको वास्तविक पृथ्वी दिखाने का प्रयास किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है। कैसी है हमारी पृथ्वी? जियोइड शेप में है, वो ध्रुवों पर चपटी और बीच से थोड़ी उभरी हुई है। उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों पर थोड़ी चपटी व मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं यह कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखिए। सामने आपके मैंने ग्लोब दिखाया हुआ है। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप। देखिए, पृथ्वी के आकार में ग्लोब छोटा है, लेकिन एक वास्तविक प्रतिरूप है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के हो सकते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने योग्य छोटे ग्लोब, तथा गुब्बारे जैसे ग्लोब जिनमें हवा भरी जा सकती है। अब आप कहेंगे, सर हमें ऐसे ग्लोब की क्या आवश्यकता पड़ी जिसमें हम हवा भर के उस ग्लोब को बनाएंगे? तो दोस्तों, कहीं आप ट्रिप पर जा रहे हैं, कहीं आप अपने क्लास को लेकर एडवेंचर ट्रिप पे जा रहे हैं और वहां आप यथार्थ रूप में पृथ्वी के जो लैंडफॉर्म्स हैं, उच्चावच हैं, उनको दिखाना चाहते हैं, रियल में दिखाना चाहते हैं, तो आपको अपने साथ एक ग्लोब लेकर चलना पड़ता है ताकि आप ग्लोब की समानता वहां पर कर सकें। अब आप जब बाहर निकलते हैं तो आपके पास सामान काफी होता है, इसलिए कंफर्टेबल रख करने के लिए कंफर्टेबल एक उसका साइज बना दिया गया ताकि आप आसानी से उसको कैरी कर सकें। इसलिए गुब्बारे के रूप में भी ग्लोब बनाया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जाता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घूमता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों, महासागरों और उनके सही आकार को दिखाया जाता है। देखो बच्चों, आप गांव में जब दिवाली होती है तो जो गांव के लोग हैं वो कुम्हार के घर पे जाते हैं कच्चे मिट्टी के बर्तन लेने के लिए। अगर आपका ध्यान पड़ा हो तो वहां पे कुम्हार के पास एक पहिया सा होता है बड़ा, और वो उसको घुमाता रहता है गोल गोल, देखा होगा। वहीं ठीक आपने लट्टू भी देखा होगा। अगर आपने लट्टू चलाया नहीं होगा तो आपने लट्टू अवश्य देखा होगा जिसके साथ बच्चे खेलते रहते हैं और वो गोल गोल घूमता रहता है। ठीक इसी प्रकार ग्लोब भी है और हमारी पृथ्वी भी एक लट्टू के तरह चारों तरफ घूम रही है। दिशा पता करते हैं। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। अब प्रश्न यह उठता है कि इस पर किसी स्थान की स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं, रेखाओं के संदर्भ में आवश्यकता होती है। ये वही कहने का प्रयास कर रहा है कि एड्रेस नहीं है तो आपको एक एड्रेस बनाना पड़ेगा ताकि हम उस बिंदु, जिस बिंदु की आप बात कर रहे हैं, उस पर हम बता सके कि वहां पर क्या है या उस लोकेशन पे पहुंचा जा सके। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है जिसे अक्ष कहते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। तो ये उसी के बारे में बात कर रहा है। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है, उत्तर व दक्षिण ध्रुव हैं। यानी कि जो एक खड़ी लाइनें हैं, ये जहां पर एक ऊपर निकलती हैं इसको नॉर्थ पोल, और जो नीचे है इसको साउथ पोल कहा जाता है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ग्लोब पर वे दो बिंदु, ये बता चुका हूं। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम से पूर्व, क्वेश्चन बन गया यहीं से, वनडे एग्जाम के लिए भी और स्टेटमेंट में यूपीएससी के एग्जाम के लिए भी। वो क्या पूछ रहा है? पूछेगा आपसे, बताइए पृथ्वी किस दिशा में घूमती है। ऑप्शन दे देगा आपको, पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। आपको विशेष रूप से याद रखना है। अगर ये डायरेक्शन पूर्व है तो ये पूर्व है और ये आपकी पश्चिम है, तो ध्यान रखिए हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता है कि हम पीछे वाला उसका जो हिस्सा है वो देखेंगे या सामने वाला हिस्सा देखेंगे। तो याद रखना,
हम कोई भी जैसे कैलेंडर क्लॉक की बात करें, घड़ी अपनी तरफ, मुंह घड़ी का अपनी तरफ होना चाहिए, ठीक वैसे ही पृथ्वी की घूमने की अगर दिशा पता करनी है और किसी ने पश्चिम से पूर्व बताया है तो उसका आपके सामने वाला जो फ्रंट है वो पश्चिम से पूर्व की ओर मूव करेगा। आगे चलिए, लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं होती है, अपने अक्ष पर चारों ओर घूमती है, जो एक काल्पनिक रेखा है। समझाने के लिए उसने एक सुई का एग्जाम्पल लिया है, लेकिन पृथ्वी में इस प्रकार की कोई सुई नहीं होती है, वो केवल आपको समझाने के लिए बताई गई है। आगे चलते हैं। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटती है। देखते हैं कौन सी रेखा है, लेकिन इससे पहले आओ कुछ करके सीखें। ये आप करके देख सकते हैं, ये बच्चों को समझाने के लिए है। बेसिकली चीजें मैंने आपको बता दी है। 2 भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती हैं। आइए देख लेते हैं कौन से 2 बराबर भागों में बांट रही है। देखिए, इसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। देखिए, ये है आपकी पृथ्वी। एक इस लाइन ने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया, ईस्ट और वेस्ट। वहीं एक ये है, इसने 2 बराबर भागों में बांट दिया, नॉर्थ और साउथ। दोनों लाइनों का महत्व समझिए। ईस्ट वेस्ट, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, पड़ी हुई रेखा है, लैटिट्यूड है, इसने नॉर्थ और साउथ में इसको बांट दिया है। और दोनों लाइनें पृथ्वी को बराबर भागों में बांटती है, विभाजित करती हैं, डिवाइड करती हैं। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। ये दोनों बराबर आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है एवं यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समांतर वृत्तों को अक्षांश का रेखाएं कहा जाता है। इन अक्षांशों को अंश में मापा जाता है, और अंश में मैंने यानी डिग्री की जो मैं बात कर रहा हूं, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ, वो अक्षांश ही है, वो अंश ही है। विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाती है, चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है। जो ध्रुवों के बीच की दूरी है वो पृथ्वी के जो पूरा वृत्त है उसका 1/4 है। इसका माप होगा 360 अंश का 1/4 यानी 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश तथा उत्तर ध्रुव को दर्शाती है, उत्तरी ध्रुव को दर्शाती है। वहीं 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है। इस प्रकार विषुवत वृत्त के ऊपर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहा जाता है, और विषुवत वृत्त के दक्षिण में स्थित सभी अंशों को दक्षिणी अंश यानी दक्षिणी अक्षांश कहा जाता है। देखिए, ये आपकी वो काल्पनिक रेखा है जिसको 0 डिग्री मान लिया गया है। और याद रखिएगा, 0 डिग्री ना साउथ होता है ना नॉर्थ होता है, 0 डिग्री अपने आप में 0 डिग्री होता है। उसके बाद में 20 डिग्री। अब देखिए एब्रीवेशन कैसे यूज करते हैं, उत्तर को ऊ लिख देंगे, दक्षिण को द लिख देंगे, या फिर नॉर्थ को एन और साउथ को एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो 20 डिग्री आपका उत्तर यानी कि 40 डिग्री यानी उत्तर, 60 डिग्री यानी उत्तर, 80 डिग्री यानी उत्तर, और जो ये आपका पॉइंट है जो यहाँ नहीं लिखा गया है 90 डिग्री उत्तर, और ये आपका यही आपका उत्तरी ध्रुव है। इसी प्रकार जो डिवाइडेशन चलता है वो दक्षिण की ओर भी चलता है। आइए आगे देख लेते हैं। इसलिए प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तर या दक्षिण को लिखा जाता है। जैसे मैंने अभी इंडिकेट करके आपको बताया, सामान्यतः से उत्तरी व दक्षिणी अक्षर से व्यक्त किया जाता है। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, देखिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर, अब ध्यान से सुनिएगा, तथा ब्राजील जो दक्षिण अमेरिका का एक देश है में बेलो होरिजोंटे, दोनों एक ही अक्षांश पर है, 20 डिग्री अक्षांश। एड्रेस दिया है लेकिन आधा दिया है, दोनों है 20 डिग्री पे, लेकिन ये नहीं बताया है कि 20 डिग्री नॉर्थ पे कौन है या 20 डिग्री साउथ पे कौन है, या 20 डिग्री 20 डिग्री दोनों उत्तरी ध्रुव में, उत्तरी गोलार्ध में है, या 20 डिग्री दोनों दक्षिणी गोलार्ध में। देखते हैं आगे बताएगा। चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 डिग्री उत्तर, यहीं से पकड़ लिया, एवं बेलो होरिजोंटे विषुवत वृत्त के 20 डिग्री दक्षिण। यानी अगर मैं 20 डिग्री की बात करूं तो यहां से एक लाइन निकलेगी, चंद्रपुर महाराष्ट्र में जो है वो आपको 20 डिग्री यहां पर दिखाई दे पड़ेगा, और अगर मैं अमेरिका की बात करूं, दक्षिण अमेरिका की बात करूं, तो बेलो होरिजोंटे आपको यहां दिखाई पड़ेगा। बेलो दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। चित्र 2.2 में स्पष्ट है, जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते जाएंगे अक्षांशों का आकार घटता जाता है। मैंने अभी बताया आपको
जैसे आप टमाटर ले सकते हैं, जब बीच वाला सर्किल प्याज का जो टमाटर का जो टुकड़ा होगा सबसे बड़ा होगा, और जब आप ऊपर बिल्कुल जहां वो टहनी में लगा रहता है वहां से टुकड़ा काटेंगे तो वो अक्सर छोटा निकलता है। ठीक ऐसे पृथ्वी भी। देखिए अब देख लेते हैं। 0 डिग्री आपका विषुवत यानी इक्वेटर, यानी इक्वेटर। 23.5 डिग्री अगर उत्तर की बात करूं तो यहां पर आपको एक शब्द दिखाई दे रहा होगा, कर्क रेखा। इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। राशियां देखते हैं ना, उसमें कैंसर, कैप्रिकॉर्न। आगे चलिए, यहां पर आपको 66.5 डिग्री उत्तर में आपको ये शब्द दिखाई दे रहा होगा, उत्तरी ध्रुव व्रत। इसी को बोलते हैं नॉर्थ पोल सर्किल। और यहां पर क्या है, उत्तरी ध्रुव यानी कि नॉर्थ पोल। नीचे की तरफ जब आएंगे तो 23.5 डिग्री साउथ में आपको मकर रेखा दिखाई देगी। इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी प्रकार जैसे नॉर्थ में हमने नॉर्थ पोल सर्किल देखा था, इसी तरीके से यहां पर भी आपको साउथ पोल सर्किल दिखाई देगा, और यहां पर आपको साउथ पोल दिखाई देगा यानी दक्षिणी ध्रुव। अब आप अगर फोटो देख रहे होंगे अच्छे से तो आपको लग रहा होगा कुछ छोड़ा है, तो जो छोड़ा है उसको भी मैं एक्सप्लेन करूंगा, ऐसा नहीं है। अब देखिए, सूर्य जिस भाग में ज्यादा देरी तक चमकेगा, यानी हमें सूर्य की विकिरण या रोशनी ज्यादा समय तक उपलब्ध रहेगी जिस क्षेत्र में, वहां पर गर्मी होगी। और जिस क्षेत्र में सूर्य की जो गर्मी जो किरणें हैं, विकिरण है, वो कम समय के लिए प्राप्त होगा, तो वहां पर कंपेरेटिवली यानी तुलनात्मक रूप से गर्मी कम होगी। सूर्य की अगर देखें तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ यानी कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही सूर्य की गतियां होती हैं। इन दो क्षेत्रों के बीच में ही जो सूर्य की किरणें हैं, रेज हैं, वो परपेंडिकुलर यानी लंबवत प्राप्त होती हैं। इसके ऊपर या नीचे नॉर्थ पोल या साउथ पोल की तरफ अगर हम चलेंगे तो किरणें तिरछी होती चली जाती हैं, और किरणें तिरछी होने के कारण उनका इंटेंसिटी यानी तीव्रता घट जाती है, और नॉर्थ पोल पर ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध हो पाती हैं, और उपलब्ध होती भी हैं तो बहुत कम समय के लिए। इसीलिए आप पाएंगे कि नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है, और जब नॉर्थ पोल पे 6 महीने का दिन होता है, वहीं पर साउथ पोल पे 6 महीने की रात हो जाती है। आगे और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा अगर समझ नहीं आया होगा, लेकिन आपको समझना होगा कि इसी आधार पर, सूर्य की गति के आधार पर या पृथ्वी की गति के आधार पर ही, अलग अलग स्थिति के आधार पर ही पृथ्वी में 3 ताप कटिबंधों में विभाजित किया गया है, जिसमें एक आपका उष्ण, जहां पर सबसे ज्यादा आपको वर्ष भर सूर्य की किरणें उपलब्ध होती हैं। उसके बाद में उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण जैसा आप समझ सकते हैं, संधि विच्छेद करके शीत माने होता है ठंडा और उष्ण मायने होता है गर्म, अर्थात ठंडा और गर्म दोनों प्रकार का, यानी एवरेज यहां पर आपको टेम्परेचर मिलेगा। इसलिए इसको उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध से रिप्रेजेंट किया है। और एक है उत्तरी शीत कटिबंध, यानी जो वर्ष भर ठंडा बना रहता है उसी को उत्तरी शीत कटिबंध कहा जाता है। इसी प्रकार से ताप कटिबंधों को साउथ पोल में भी विभाजित किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि 0 डिग्री से नॉर्थ पोल की तरफ 3 ताप कटिबंध, और इसी प्रकार से 0 डिग्री से साउथ पोल की तरफ अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की तरफ चलेंगे तो 3 ताप कटिबंध। आगे चलते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं विषुवत वृत्त जो 0 डिग्री इक्वेटर, इसी को मैंने कहा था, उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर तथा दक्षिणी ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण के अतिरिक्त 4 महत्वपूर्ण अक्षांश समांतर रेखाएं और भी हैं। और वो कौन कौन सी 4 हैं, आइए अब उनको देख लेते हैं। सबसे पहली है उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, और ये कहां पर है, उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा कहां पर है, 23.5 डिग्री उत्तर में। दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा, जिसको मैंने ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा था, 23.5 डिग्री दक्षिण में। और विषुवत वृत्त के 66.5 डिग्री उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त है, और विषुवत रेखा के 66.5 डिग्री दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव वृत्त है। आगे देखते हैं पृथ्वी के ताप कटिबंध।
जिसका मैंने अभी आपको फिगर के साथ में एक्सप्लेन किया। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है। ध्यान से शब्द ही पकड़ने हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा। क्वेश्चन आया, बताइए सूर्य की जो स्थिति होती है वो उसकी किरणें किन दो क्षेत्रों के या किन दो डिग्री के या किन दो अंशों के लंबवत वर्ष भर रहती है। तो याद रखिएगा, कर्क रेखा मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहा जाता है, टेम्परेचर जोन है। तो इसीलिए तापमान के आधार पर वर्गीकरण किया गया है, तो वही इसको आधार माना गया है। कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी होती जाती हैं। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा तथा उत्तर ध्रुव व्रत व दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम रहता है, एवरेज, जिसको मैंने बोला था, और इसी को हम शीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध में जैसा आप देख पा रहे हैं, उत्तरी गोलार्ध में ध्रुव व्रत व उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत व दक्षिणी ध्रुव के बीच में ठंड बहुत होती है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज्यादा ऊपर नहीं आ पाता, मतलब आपको सर पे नहीं दिखेगा, थोड़ा डाउन दिखेगा। शीत कटिबंध कहा जाता है। अब देखिए, ये पृथ्वी की वर्टिकल जो लाइन 0 डिग्री, इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन को नहीं दिखाया गया है, ये केवल देशांतर के बारे में बात कर रहा है। और आप देखेंगे 180 डिग्री इधर से, यानी दोनों तरफ से आप जब जाएंगे तो 180 अक्षांशों में इधर से विभक्त है और 180 अक्षांशों में इधर से विभक्त है। इसलिए पूरा जो गोला है उसका अगर पूरा सर्किल देखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और देखिए 0 डिग्री के इधर जितने भी अक्षांश हैं उनको प्रदर्शित किया गया, देशांतर है, उनको प्रदर्शित किया गया है पू यानी पूर्व से, और इधर जितने भी हैं उनको प्रदर्शित किया गया है, एब्रिविएशन यूज किया गया है पे यानी कि पश्चिम। जैसा मैंने आपको बताया था, 0 डिग्री वर्टिकल लाइन के राइट हैंड पे आपको पूर्व मिलेगा और लेफ्ट हैंड पे आपको पश्चिम। देशांतर क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए उस स्थान के अक्षांश के अतिरिक्त कुछ और जानकारियों की आवश्यकता होती है। आप देख सकते हैं कि प्रशांत महासागर में स्थित टोंगा द्वीप एवं हिंद महासागर में स्थित मॉरिशस द्वीप एक ही अंश 20 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। उनकी यही स्थिति जानने के लिए यह पता करना होगा कि उत्तर ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ने वाली संदर्भ रेखा से पूर्व या पश्चिम की ओर इन स्थानों की दूरी कितनी है। इस संदर्भ में रेखाओं को देशांतरीय यमोत्तर माफ कीजिएगा, आइए, देशांतरीय यामोत्तर। देखिए, देशांतरीय यामोत्तर कहते हैं तथा उनके बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट में तथा मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवर्त है तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है, जहां सभी देशांतरीय यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। क्या कह रहा है, बड़ा छोटी सी बात कह रहा है, आइए मैं आपको यहां समझा देता हूं। ये आपकी पूरी पृथ्वी है, ये आपका 0 डिग्री का यामोत्तर है, यानी प्राइम मेरिडियन है। मैंने क्या बताया था, आप चारों तरफ से कहीं भी जाएंगे तो क्या होगा, आप नॉर्थ और साउथ को मतलब कहीं से भी ऊपर जाएंगे तो नॉर्थ को बिलोंग करेंगे और नीचे जाएंगे तो साउथ पोल को बिलोंग करेंगे, यानी एक पॉइंट को। तो देखिए सारे के सारे जितने देशांतर हैं उनकी लंबाई जो गोलाई है वो इक्वल रहेगी, लेकिन जैसे जैसे आप पोल की तरफ जाएंगे तो इन यामोत्तर के बीच की जो दूरी है वो घटती जाएगी, और बीच की जो दूरी घटती जाएगी उसी के बारे में इसने बात की है कि सारे के सारे यामोत्तर जाके एक पॉइंट पर सिमट जाते हैं, और जिस पॉइंट पर ये इकट्ठा होते हैं उसी को नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल कहते हैं। तो चलिए, प्रत्येक अंश को मिनट में और मिनट को सेकंड में विभाजित किया जाता है। यह अर्धवर्त है तथा उनके बीच की दूरी
देशांतरी यामोत्तर आपस में मिल जाते हैं। अक्षांश रेखाओं से भिन्न सभी देशांतरी यामोत्तर की लंबाई समान होती है, इसलिए इन्हें सिर्फ मुख्य संख्याओं में व्यक्त करना कठिन था। तब सभी देशों ने निश्चय किया कि ग्रीनविच, जहां ब्रिटिश राजकीय वेधशाला से गुजरने वाली यामोत्तर से पूर्व और पश्चिम की ओर गिनती शुरू की जाए। इस यामोत्तर को प्रमुख यामोत्तर यानी प्राइम मेरिडियन कहते हैं। इसका मान 0 डिग्री देशांतर और यहां से हम 180 डिग्री पूर्व या 180 डिग्री पश्चिम में गणना करते हैं। प्रमुख यामोत्तर 180 डिग्री यामोत्तर मिलकर पृथ्वी को 2 समान भागों पूर्वी गोलार्ध व पश्चिमी गोलार्ध में विभक्त करती है। इसलिए किसी स्थान के देशांतर के आगे पूर्व के लिए अक्सर पूर्व व पश्चिम के लिए अक्सर पै का उपयोग करते हैं। यह जानना रोचक होगा कि 180 डिग्री पूर्व व 180 डिग्री पश्चिम यामोत्तर एक ही रेखा पर स्थित हैं। देखिए, अब आप कहेंगे, वो केवल इतना कहने का प्रयास कर रहा है, आपने 0, 1, 2, 3, 180 तक चले गए, फिर इधर से 0, 1, 2, 180 तक चले गए, तो 180 ईस्ट वाली जो आपने लास्ट लाइन खींची थी और 180 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइन खींची थी वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अब ग्लोब पर अक्षांश रेखाओं व देशांतर यामोत्तरों के द्वारा बनी ग्रिड को देखो। अगर आपको किसी स्थान के अक्षांश व देशांतर की सही जानकारी हो तो ग्लोब पर आप उस स्थान का पता आसानी से लगा सकते हैं। और ये देखिए, यहां पर आपको देशांतर और अक्षांश दोनों दिखाए गए हैं। अब आप किसी भी स्थान पर आसानी से पहुंच सकते हैं। यही मेरा आज इस चैप्टर में बताने का प्रयास था कि कैसे हम किसी भी जगह के कोऑर्डिनेट्स निकाल के आसानी से पहुंच सकते हैं। जो हमारे अक्षांश है वो डिग्री में और जो देशांतर है वो मिनट और सेकंड में विभाजित है। आगे चलते हैं। आसानी से लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए असम में धुबरी, असम में एक जगह है धुबरी, और असम कहां पर है? भारत में। 26 डिग्री उत्तर अक्षांश में 90 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है। अब उस बिंदु को देखें जहां ये दोनों रेखा एक दूसरे को काटती हैं। यह बिंदु धुबरी की सही स्थिति होगी। इसमें नहीं दिखाया गया है, केवल बताया गया है। इसको समझने लिए कागज पर समान दूरी वाली क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर रेखाएं खींचिए। ऊर्ध्वाधर रेखाओं की संख्या 1, 2, 3। ये आपकी घर की टास्क है, इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है। जो होगा मैं आगे बता दूंगा। चलिए अब ये देख लेते हैं, मैप देख लेते हैं। अगर ज्योग्राफी में आप मैप यूज नहीं करेंगे तो एक भारी गलती करेंगे। आपको विशेष रूप से याद रखना है मैप का। जितना हो सके उतना मैप को प्रयोग कीजिए। आइए देख लेते हैं। ये पूरा देखिए, ये आपकी ग्रीनविच है 0 डिग्री, ये देशांतर है। मैप आपका ऐसे लेटा हुआ है क्योंकि बुक में ऐसे ही बना हुआ था। तो देखिए मैं यही इसको समझा देता हूं। ये 0 डिग्री है। इससे अगर आप ईस्ट की तरफ जाएंगे तो इसका मतलब आप आगे जा रहे हैं। ईस्ट की तरफ अगर आप चलेंगे तो आगे जा रहे हैं। इससे वेस्ट की तरफ अगर आप चलेंगे तो इसका मतलब आप पीछे जा रहे हैं। ये देखिए, पीछे और आगे। इधर आप देखेंगे +1 +2 +3 कहां तक? 11 तक। और इधर आप देखेंगे +1 +2 -1 -2 -3 -12 तक इधर बने हुए हैं। अब देखिए माइनस प्लस क्यों किया? भाई आप आगे जा रहे हैं, ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो प्लस कर दिया, और जब पीछे की तरफ जा रहे हैं तो उसको माइनस कर दिया। अब आप कहेंगे कि 12 घंटे उधर 12 घंटे इधर, 12 में क्यों विभाजित किया? तो ध्यान से देखिएगा। 180 डिग्री मैंने ईस्ट को विभाजित किया, 180 डिग्री साउथ को विभाजित किया, जो दोनों को जोड़ के 360 डिग्री बना। हमारी जो घड़ी होती है, वॉच होती है, उसमें टाइम कितना? 24 घंटे का। अब आप कहेंगे सर कैसी बात कर रहे हैं, घड़ी में तो 12 घंटे तक ही दिखाया जाता है। तो हाँ, लेकिन अगर आप रेलवे की घड़ी का अनुसरण करेंगे तो उसमें 24 घंटे का समय होता है। अब देखिए 360 डिग्री और 24 कितने? 24 घंटे। यानी कि 1 डिग्री जो हमारा 4 डिग्री है वो 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? 4 मिनट के। 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर होगा? 4 मिनट के। और 15 डिग्री कितने मिनट के बराबर होंगे? 60 मिनट के। और 60 मिनट का 1 घंटा होता है। बड़े ध्यान से समझिएगा, तसल्ली से देखिए। तीन 360 को अगर मैं 24 से डिवाइड करूंगा तो 15 डिग्री निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? 15 डिग्री निकल के आएगा। यानी 15 डिग्री का 1 घंटा हुआ। अगर आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आप पाएंगे 60 मिनट अगर मैं ले लूं, 15 से डिवाइड करूं तो 15 चौका 60।
यानी 1 डिग्री कितने मिनट के बराबर आया? 1 डिग्री आपका 4 मिनट के बराबर आया। तभी 15 डिग्री कितने के बराबर होंगे? 1 घंटे यानी 60 मिनट के बराबर होंगे। आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं, अगर मैं आपको केवल डिग्री दे दूं तो आप ये बता सकते हैं जिस जगह की डिग्री दी गई है, जिस जगह की लोकेशन दी गई है, वहां पर इस समय कितने बजे होंगे। बस आपको ये पता हो कि 0 डिग्री पर इस समय कितना समय हुआ है ना खेल। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं किसी जगह की लोकेशन 0 डिग्री से कितना आगे है? 60 आगे। 60 डिग्री पे हमें बताना है, अगर 0 डिग्री पर आपके 6 बजे हो, सुबह के 6 बजे हो, तो 60 डिग्री पर आपके कितने बजे होंगे? तो देखिए 15 डिग्री में क्या होता है? 1 घंटा होता है। 1 डिग्री में 4 मिनट होती है, तो 1 घंटा 15 का। अब 15 डिग्री में अगर 1 मिनट है तो 15 चौके 60। ध्यान से देखिएगा, 15 डिग्री में 1 घंटा तो 60 डिग्री में 4 यानी 4 घंटे। अगर 0 डिग्री पर सुबह के 6 बजे होंगे तो इस 60 डिग्री पर कितने बजे होंगे? 10। और शाम के सुबह के? सुबह के क्योंकि हम 6 सुबह की बात कर रहे हैं। वहीं अगर आप उल्टा चलेंगे, आप मान लेते हैं आप आगे नहीं गए, आप उल्टे गए यानी यूरोप के पश्चिम में गए, तो देखिए अब आपको 4 घटाने पड़ेंगे, तब आप सही समय बता पाएंगे। तो यानी 6 में से अगर आप 4 यानी 60 डिग्री ये ईस्ट था, अगर 60 डिग्री वेस्ट होता तो 4 घंटे कम करने होते, यानी 6 में से अगर आप 4 घंटे घटा दोगे तो कितने बजे होंगे? सुबह के 2 बजे होंगे। है ना जादू? यही ज्योग्राफी है कि आपको घड़ी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपके पास मैप भी होगा। आप अपनी लोकेशन देख के और ये पता करके कि इस समय 0 डिग्री पर कितने बजे होंगे, आप आसानी से उस जगह के समय को बता सकते हैं। ये जादू ही है, जब तक नहीं पढ़ा था तो याद रखिएगा। अब देखिए ये 0 डिग्री कहां से निकली है? इंग्लैंड से निकली है। इधर आपका अटलांटिक ओशन, इधर आपका प्रशांत महासागर, इधर आपका नॉर्थ अमेरिका, इधर आपका साउथ अमेरिका, इधर आपका ग्रीनलैंड, यह आपका अलास्का वाला पोर्शन जो अमेरिका ने रशिया से खरीद लिया था। ये आपकी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी इंटरनेशनल डेट लाइन, इसके बारे में बताऊंगा। ये आपका प्रशांत महासागर, ये आपका हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशन, ये आपका भारत, ये आपका चीन, और यहां पर जो ये आपको दिखाया गया है ये विश्व के समय क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा समय क्षेत्र किसमें है? रशिया में है। टोटल 11 समय क्षेत्र है। टाइम जोन रशिया में 11 है क्योंकि रशिया ग्लोब पर, पृथ्वी की सतह पर हॉरिजॉन्टली यानी चौड़ाई में ज्यादा है। भारत का समय 0 डिग्री से अगर देखा जाए तो कितने? 5.5 घंटे आगे है। अगर क्रिकेट मैच इंग्लैंड में 2 बजे शुरू हो रहा है तो यहां पर 7:30 बजे शुरू होगा शाम की, अगर हम बात करेंगे। इसी प्रकार इस मैप में आपको ये सब टाइम जोन बताए गए हैं। ये आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है, ये आपका अफ्रीका है। अब आगे चलते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप देखेंगे व्रत एवं जो पूर्वी देशांतर, ये देखिए एनसीईआरटी की खूबसूरत बात यही है कि एक बार अगर आप पढ़ लें तो आपके सभी डाउट दूर हो जाते हैं। देशांतर और समय, समय को मापने का सबसे अच्छा साधन, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, हो सकता है आपको थोड़ा छोटा दिखाई दे रहा हो, जब समझाने वाली बात होगी तब इसको छोटा कर। देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा, ग्रहों की गति है। सूर्योदय और सूर्यास्त यानी सनराइज, जब सूर्य सुबह के समय क्षितिज पर चमकता है और सूर्यास्त जब शाम का समय होता है। अतः स्वाभाविक है कि यह पूरे विश्व में समय निर्धारण का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जा सकता है, जो दोपहर में सबसे छोटी व सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। देखिए अगर ये मेरा हाथ है, अगर सूर्य बिल्कुल मेरे सर पे है तो इसकी परछाई, इस हाथ की परछाई नीचे बहुत कम क्षेत्र में बनेगी। लेकिन जब सूरज उग रहा है, वो किस साइड तरफ है? राइट हैंड पे, तो इसकी परछाई दूर तक चली जाएगी। और वहीं जब शाम को सूर्य इधर आएगा, जब शाम को सूर्य इधर आएगा तब भी वही स्थिति बनेगी जो सुबह के समय बनी थी। तो इन दोनों कंडीशन में जो परछाई है वो सबसे ज्यादा दूर तक फैलेगी। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर दोपहर होगी। यानी कि जिस किसी भी यामोत्तर के
ऊपर सूर्य बिल्कुल सर पे होगा, बिल्कुल टॉप पर होगा, सीधा होगा, वहां पर दोपहर का समय होगा, चाहे वो विश्व में किसी भी देश में किसी भी यामोत्तर पर किसी भी समय वर्टिकल हो, वो वहां के लिए दोपहर का समय माना जाएगा, यानी नून का समय माना जाएगा। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, जो वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे तथा जो पश्चिम में है उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूमती है, अर्थात 1 घंटे में 15 डिग्री व 4 मिनट में 1 डिग्री घूमेगी। इस प्रकार जब ग्रीनविच दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा 15 गुना 4। वही कैलकुलेशन जो आसान भाषा में मैंने अभी पिछली स्लाइड में आपको समझाई है। 60 मिनट अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का 1 बजेगा, लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी वहां सुबह के, उसने समय ऐसा लिया है ना 12 बजे, तो 1 घंटा आगे पीछे हो जाएगा, तो कहीं पे दिन हो जाए तो कहीं पे रात्रि हो जाएगी। चलिए, जो ये कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं। 11 बजे होंगे। इसी प्रकार जब आप ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री पर मध्य रात्रि होगी। ध्यान से सुनिएगा, जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तो ये मान लेते हैं पृथ्वी है, ये आपका वो हिस्सा है जो ग्रीनविच का है, तो यहां पर जब दिन के 12 बजे होंगे सूर्य बिल्कुल यहां पर सामने होगा, तो पृथ्वी के पिछले हिस्से में क्या होगा, रात हो रही होगी। पृथ्वी के 12 घंटे में जिस तरफ आपका दिन होता है वहीं 12 घंटे उस तरफ रात होती है। थोड़ी स्थितियां बदलती रहती हैं क्योंकि पृथ्वी की जो गतियां हैं उसके कारण किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में उसी समय घड़ी के दिन के 12 बजते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरी यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, अलग अलग यामोत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर। देखिए, समस्या यह है कि हम अलग अलग समय मतलब इसलिए मानते हैं कि एडजस्ट कर लें मानक समय से हम उसको एडजस्ट कर लें जिससे हमें ज्यादा दिक्कत ना हो। अब अगर हम जो अमेरिका में समय है अगर उसी समय को लेके चलेंगे और हमें समय पता करना हो तो अमेरिका थोड़ी जाएंगे जहाज में बैठ के समय पता करने के लिए। तो हमारे जो घड़ियां हैं, जो हमारे ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, जो हमारे स्पेस सैटेलाइट हम लॉन्च करते हैं या समय से संबंधित जो भी कार्य हैं वो सभी एक साथ हो सकें, इसके लिए हम इन चीजों को मैनेज करते हैं और एक मानक समय मान लेते हैं। जैसे यहां आपको दिखाई दे रहा होगा भारत का मानक समय निर्धारित होता है, इलाहाबाद के नैनी से एक लाइन निकलती है जिसको 82.5 डिग्री पूर्व 82.5 डिग्री ईस्ट यानी पूर्व, इसको हमने भारत के लिए एक जो स्टैंडर्ड टाइम है इसको बोलते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST के नाम से इसको जाना जाता है। IST भारत मानक यामोत्तर के नाम से। ये हमने यहीं क्यों मानी, अब आपके दिमाग में चल रहा होगा हम इसको इधर भी मान सकते हैं, हम इसको इधर भी मान सकते हैं। देखिए 68 भारत का जो फैलाव है ओरिजोनटली वो देखिए 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक है, यानी कि 97 डिग्री ईस्ट तक है। कितना अंतर हुआ, 97 माइनस 68 अगर आप करेंगे तो 9 और 2 29 डिग्री का अंतर आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है, 29 डिग्री का। अगर 29 डिग्री का अंतर आ रहा है हम इसको लगभग पूरा मान लेते हैं 30 डिग्री और 15 डिग्री का हमें पता है 1 आवर होगा, तो 30 डिग्री में कितने होंगे, 2 घंटे। तो आप देखेंगे गुजरात के इस पॉइंट से और अरुणाचल प्रदेश के इस पॉइंट के बीच में लगभग 2 घंटे का अंतर होता है। इस अंतर को मैनेज समायोजित एडजस्ट करने के लिए हमने एक इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी भारत मानक यामोत्तर मानी है, जो यहां से निकल के जाती है। सीधा और सपाट क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम में, बिल्कुल सीधे सीधे फेंक देता है। बताइए भारत का मानक समय निम्नलिखित में से किस डिग्री द्वारा निर्धारित होता है, और 82.5 डिग्री जैसे 3-4 ऑप्शन आपके सामने रख देगा। और जो लोग ध्यान से नहीं पढ़ते वो यही कंफ्यूज होते हैं और ह्यूमन एरर के द्वारा इस क्वेश्चन को गलत कराएंगे, जो आपको अच्छे खासे आसानी से मार्क्स दिला सकता था। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारिका, आगे ना गुजरात द्वारिका, असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में यानी किबुथु भी बोलते हैं,
1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, इसलिए आवश्यक है। अब आप कहेंगे सर आपने 2 घंटे बताए, आप गलत पढ़ा रहे हैं। नहीं बच्चों, देखो समझाने के लिए यहाँ पे 29 डिग्री था, मैंने उसको 30 इसलिए माना कि आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो 29 डिग्री का निकालेंगे तो 1 घंटा 45 मिनट आपको मिलेगा। इसलिए आवश्यक है कि देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली किसी यमोत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय माना जाए। इस यमोत्तर रेखा के स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है। इस यमोत्तर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत और इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न यानी दोपहर में शुरू होगा। अर्थात भारत के समय अनुसार मैच शाम के 7:30 बजे, 5.5 घंटे का अंतर बताया था। तो अगर वहां 2 बजे होगा तो यहाँ 5 और 2 7, 7:30 बजे शुरू होगा, देर रात्रि से समाप्त होगा। क्या आप जानते हैं भारत और इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? और देखिए वहां मैंने डिग्री से आपको समय निकाल के दिखाया था। आप समय के अंतर से डिग्री निकाल सकते हैं। भारत के ग्रीनविच के पूर्व में 82.5 डिग्री पूर्व में स्थित है। यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटे आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण कहा गया, जिसके कारण वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए गए। उदाहरण के लिए रूस 11 मानक समय। क्वेश्चन आता है भाई, याद रख लेना वनडे में कौन सा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा मानक समय लिए जाते हैं? तो रशिया है, 11 मानक समय लिए जाते हैं। पृथ्वी को 1-1 घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। और इस प्रकार हम पहुंच गए एक्सरसाइज पे। और बच्चों मुझे नहीं लगता एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन इतने आराम से, इतने सटीकता से पढ़ाने के बाद आप छोड़ेंगे। तो देखिए, पृथ्वी का सही आकार क्या है? कौन बताएगा? जल्दी बताइए, कमेंट कीजिए। तो पृथ्वी का जो आकार है वो गोलाकार तो नहीं है, मध्य में थोड़ी क्या है, उभरी हुई है, और ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। ग्लोब क्या है? बताइए ग्लोब क्या है? अरे पढ़ा था ना, ग्लोब लघु रूप है, वास्तविक पृथ्वी का लघु रूप है, जिसपे देश, महासागर, महाद्वीप, कॉन्टिनेंट, ओशियन ये सब दर्शाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? अबे गधो, कर्क रेखा का अक्षांशीय मान अभी तो मैंने तुम्हें चैप्टर में बताया था। फटाफट कमेंट किया करो, ऐसे बीच में नहीं, फटाफट कमेंट किया करो। पृथ्वी कर्क रेखा का अक्षांशीय मान कितना है? 23.5 डिग्री नॉर्थ। और वहीं अगर मकर का पूछ लेता तो क्या करते? 23.5 डिग्री साउथ। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध फटाफट बताओ। अरे उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। भाई बड़ा लेट करते हो। चलो, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत, अभी तो बताया था 3। चलो, अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है? बताइए, अक्षांश व देशांतर रेखाएं क्या है? कुछ नहीं, अक्षांश आपकी काल्पनिक रेखाएं हैं जो पूर्व और पश्चिम को मिलाती हैं, और देशांतर आपकी वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो उत्तर और दक्षिण को मिलाती हैं। बड़े आसान से जवाब है, और ये जिस्ट है पूरा इसका। ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं? अरे भाई अभी तो बताया था, सूर्य की किरणें ज्यादा समय तक लंबवत बनी रहती हैं, जिससे वहां पे ज्यादा सूर्य विकिरण प्राप्त होता है, और उसकी वजह से वहां का तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? भाई वाह, बताओ क्यों बजते हैं? बताओ क्यों बजते हैं? अरे बच्चों 82.5 डिग्री है, ध्यान से देखना, 82.5 डिग्री है। 0 डिग्री से भारत का मानक समय क्या लिया है? 82.5 डिग्री। जब इस डिग्री को कैलकुलेट करोगे, जिसमें 15 डिग्री का 1 घंटा होता है, तो 15 चौका 60, 15 5 75, 5 घंटे तो ये, और 75 और 82 कितने बचे? कितने बचे? 7। तो वो जो 7 डिग्री और आधी 7.5 डिग्री बचा, वो कितने में कन्वर्ट हो गया? 30। समझ आया? तो समय से डिग्री निकाल सकते हो और डिग्री से समय निकाल सकते हो। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है? अरे वाह, राइट एंड रॉन्ग वाले क्वेश्चन आ गए, तो चलो मजा आएगा करने में। ये सबसे अच्छी बात है, एक्सरसाइज साथ में कर रहे हैं, कितने भी क्वेश्चन निकाल सकते हो इससे। प्रमुख यमोत्तर का मान क्या है? बताइए क्या है? 0 डिग्री। प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नजदीक पाया जाता है? बताओ किसके नजदीक पाया जाता है? ध्रुवों के नजदीक पाया जाता है। और अगर वो पूछ लेता कर्क रेखा किसके नजदीक पाई जाती है, तो कर्क रेखा किसके नजदीक पाई जाती है? अरे वो बीच में पाई जाती है, ध्रुवों के और किसके? विषुवत रेखा के। देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? देशांतर बताओ, देशांतरों की कुल संख्या कितनी है?
कौन बताएगा? देशांतरों की कुल संख्या। अरे 180 डिग्री ईस्ट में बताया था, 180 डिग्री वेस्ट में बताया था, तो कितने हो गए? 360 डिग्री। दक्षिण ध्रुववर्त स्थित है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिणी गोलार्ध में, पूर्वी गोलार्ध में। कितना बारीक सवाल है ना, कितना हार्ड क्वेश्चन पूछ लिया सर ने। दक्षिण ध्रुवव्रत पूछा है तो दक्षिण में ही होगा ना, एक ही तो ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध। चलिए, ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसका जाल है? हमें तो पता ही नहीं, सर ने बताया नहीं चैप्टर में। अरे गधो, ये आपका अक्षांश, ये आपके देशांतर, और इसमें बीच में जो ये बना ये आपका, इसको ग्रिड बोलते हैं, जाल बोलते हैं। तो अक्षांश समांतर रेखाओं में देशांतर यामोत्तर का जो जाल है वो ग्रिड है। आगे चलिए, फिलिंग द ब्लैंक्स। फटाफट इनको दिमाग में समराइज करो, उसके बाद मैं बताता हूं फिर फिलिंग द ब्लैंक्स। चलो, अरे सर सोच रहे होंगे ना सर क्यों मजाक कर रहे हैं। चलो फटाफट करते हैं। मकर रेखा पर स्थित है 23.5 डिग्री साउथ, बड़ा सा। भारत का मानक यामोत्तर क्या है? 82.5 डिग्री ईस्ट। लिखना मत भूलना, अगर ऐसे ही छोड़ दिया तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। वेस्ट में बात करें कि ईस्ट में। 0 डिग्री को किस नाम से जाना जाता है? प्रधान यामोत्तर मध्याह्न रेखा, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं इसको। देशांतरों के बीच की दूरी की तरफ घटती जाती है, किधर की तरफ घटती है? ध्रुवों की ओर जाने पे। अगर आप ये क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं तो मैं दोबारा कहूंगा, वीडियो को दोबारा देख लेना। जितने क्वेश्चन है सब पीछे अच्छे से फोर्सली मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। उत्तर ध्रुवव्रत गोलार्ध में स्थित है। कहां है? दक्षिणी गोलार्ध में। हो जाओ खुश, सर ने गलत कर दिया। अरे गधो, क्या पूछ रहे हैं? देखो ध्यान से, उत्तर ध्रुवव्रत किस गोलार्ध में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। जानबूझ के कभी कभी तुम्हारा टेस्ट लेना पड़ता है, पता नहीं ध्यान से पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। तो देखिए, आगे कुछ बचा है क्या? देख लेता हूं। नहीं, आगे कुछ नहीं बचा है। ये एक्सरसाइज बची है, इस एक्सरसाइज को खुद करना। तो बच्चों, ये मैंने आपको दूसरा आज चैप्टर कंप्लीट करा दिया। बड़ी बारीकियां हैं, देखने में आसान लग रहा है, लेकिन एनसीईआरटी अपने आप में इतनी इंफॉर्मेशन समायोजित करके रखती है, जो पढ़ने वाला, यूपीएससी की तैयारी करने वाला है वही इसको पकड़ पाता है। जिसके लिए केवल पढ़ना एक टास्क है, एक छोटी सी टास्क है, उसके लिए एनसीईआरटी नहीं बनी है। और बिल्कुल ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, नोट्स साथ के साथ बनाते रहिएगा। इसी प्रकार मैं एनसीईआरटी को जितना इंटरेस्टिंग बना के और जितनी फ्रूटफुल जानकारी के साथ आपके सामने लेकर आ सकता हूं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। बने रहिए आप वेदांत आईएएस एकेडमी की इस एनसीईआरटी सीरीज में मेरे साथ। मैं विशाल चौधरी, धन्यवाद।